एक्चुअल क्लासरूम कंडीशंस में कैसा होता है वाइवा का माहौल और कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक सवाल का आंसर ना बने तो पैनिक कर जाते हैं और उनको लगता है कि अरे यार अब तो मेरे मार्क्स कट गए। जो आपका टोटल प्रोजेक्ट वर्क है वो कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये अपन रेशो निकालते क्यों है या ये क्या होते हैं और इसकी आइडियल रेशोज क्या होते हैं? ये हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए निकालते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओवरऑल जो बनाते हो आप, तो कितने तरह की एक्टिविटीज है हमारे पास। इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही हो। तो एक दो क्वेश्चंस और होते हैं जो कि काफ़ी मतलब पूछे जाते हैं, जैसे कि जो आइडियल रेशियो है अगर हम उसको बढ़ा दें तो क्या होगा, घटा दें तो क्या होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू। यार इस वक्त क्या है कि प्रोजेक्ट फाइल का, प्रोजेक्ट वर्क का, वाइवा का सीजन चल रहा है। आई होप आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना ली होगी या आप बनाने वाले होगे। वाइवा मुझे लगता है आपके आजकल चल रहे होंगे, होने वाला होगा आपका वाइवा। खासतौर से अकाउंटेंसी का वाइवा जब होता है तो मुझे लगता है सर बच्चे ना बड़ा नर्वस हो जाते हैं। बच्चों को लगता है पता नहीं कौन सी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैनिक नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। सो ये वीडियो एक मॉक वाइवा के ऊपर होने वाली है। एक्चुअल क्लासरूम कंडीशंस में कैसा होता है वाइवा का माहौल और कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आपको उसका जवाब देना है। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। एक बच्चा हमने बुलाया है, उसका एक बार वाइवा लेकर देखते हैं। ठीक है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। और मैं बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखो, एक तो ये पहला एक्सपीरियंस है तो इसको पूरा अच्छे से जीवंत होकर जीना है, कि देखना कि कैसा लगता है, क्या मतलब बटरफ्लाइज जो होंगे वो सब फील करो, क्योंकि आगे चल के इनको ये करना ही करना है। और दूसरी चीज़, इस समय ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऑफकोर्स हम चाहते हैं प्रोजेक्ट फाइल में कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएं, तो कई बार बच्चा क्या होता है कि अगर एक सवाल का आंसर ना बने तो पैनिक कर जाते हैं और उनको लगता है कि अरे यार अब तो मेरे मार्क्स कट गए। तो ऐसा नहीं हो जाता होता। इन्विजिलेटर को भी ये पता है कि भाई आप बच्चे हो, आपको कुछ आंसर आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। बस जब भी आप आंसर दो, जो भी टॉपिक आपके पास फाइल में है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली दो। और जब ना आए तो अटकना नहीं, बोला सॉरी सर इसका आंसर मुझे अभी नहीं याद है, तो वो ज़्यादा बेटर वे होगा। तो यही सब चीज़ें अपन यहाँ सीखने वाले हैं और आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सर। बुलाते हैं सर बच्चे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो बच्चे। क्या नाम है बच्चे आपका? हिमांक गोयल। हिमांक गोयल, सही। किस टॉपिक पे बनाई है आपने फाइल? मेरी फाइल अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। अच्छा अच्छा बेटा, एक बात बताओ। क्वेश्चन तो चलो दूर की बात है, ये जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, जो आपका टोटल प्रोजेक्ट वर्क है, वो कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है टोटल। 20 मार्क्स टोटल, जिसमें से फाइल का वेटेज 10 मार्क्स और बाकी 10 मार्क्स वाइवा के। वाइवा। तैयार हो वाइवा के लिए? ठीक है। होप सो। होप सो, सही है। तो आपने कहा कि आपने अकाउंटिंग रेशोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर अपनी फाइल बनाई है। ठीक है। अकाउंटिंग रेशोज कितने प्रकार की होती है बेटा? ये 4 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, नाम चारों के? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। यस, चारों टाइप्स के। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक दो रेशोज का पेयर होता है जिनका अगर मैं सम करूं तो वो हमेशा 100% आता है, तो वो कौन सी दो रेशोज होती हैं बेटा? ये होती है हमारी ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड सर। अच्छा, तो सबसे पहला जो रेशियो होता है अपने पास, है ना, तो उसमें कौन कौन से रेशियोज आते हैं? वो लिक्विडिटी रेशो होता है, उसमें लिक्विड रेशो और करंट रेशो 2 रेशो आते हैं। अच्छा, तो ये अपन रेशियो निकालते क्यों है या ये क्या होते हैं और इसकी आइडियल रेशियोज क्या होते हैं? जो करंट रेशो का आइडियल रेशो होता है वो 2:1 होता है हमारे पास, और ये हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए निकालते हैं। ओके, और करंट रेशियो और क्विक रेशियो में डिफरेंस क्या होता है? जो करंट रेशो होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और जो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है वो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। जो क्विक एसेट्स होती है उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होते हैं, पर जो करंट एसेट्स होती है उसमें से नहीं करते हम। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे अपने पास अपने रेशियो में ये बनाया हुआ है, तो जैसे आपने ये बनाया होगा तो ये किस कंपनी को बेस लेके बनाया है या फिर क्या किया आपने? कभी कोई रिसर्च की है किसी कंपनी की? क्या जरा देखी जाए। क्वेश्चंस पे ये पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं है फाइल। ओके ओके, चलो ठीक है, ग्रेट। किसी का कॉपी वॉपी तो नहीं करा? नहीं पक्का खुद बनाई है? खुद नहीं है। अच्छा, इसमें आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी चीज़ें बनाई है जो मैंने देखी हुई हैं। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको पता है कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहलाते हैं? हाँ जी सर, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एक तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं हमारे पास, ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होते हैं। ओके, और डेप्रिसिएशन आ जाता है टेंजिबल एसेट्स के लिए। ठीक है। अच्छा एक सवाल है, अगर आपने शेयर्स इशू करे किसी वेंडर को, बदले में आपने मशीनरी खरीद ली उससे, तो इससे हमारा कैश का इनफ्लो बनेगा या आउटफ्लो बनेगा? शेयर्स इशू करें, और सामने वाले से मशीनरी ले ली, नो फ्लो। नो फ्लो। तो सर का जो सवाल था कि कौन से ट्रांजेक्शन्स में फ्लो नहीं होता, तो उसमें ये मुझे लगता है सर ज़्यादा बेस्ट आंसर ज़्यादा होता है। बेटर आंसर।
बट आपका आंसर भी गलत नहीं है। गलत नहीं है, हाँ। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन आर ऑफ कोर्स नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब सब मुझे लग रहा है यार बच्चे सारे आंसर्स दे रहा है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो कैश से रिलेटेड तो है लेकिन उनको फिर भी नो फ्लो कहा जाता है? कैश रिलेटेड है पर नो फ्लो का हाँ, जाता मतलब कैश का आना मतलब जाना कैश तो का हो रहा इन्वॉल्वमेंट Cash है and भी, cash- लेकिन फिर भी हम उसको नो फ्लो ही बोलते हैं। है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, इसमें होता है जैसे अपन करते हैं ना कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो उसमें क्या है पैसा आ जा तो रहा है लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टोटल में तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा क्योंकि दोनों ही आता है, तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के आपके बेसिक्स तो क्लियर है ना? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट ओवरऑल जो बनाते हो आप, तो कितने तरह की एक्टिविटीज है हमारे पास? उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंसिंग ठीक है। एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हो बच्चे आप? उसमें हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, और उसके बाद? उसके बाद निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद? अगर टैक्स हमें दिया हुआ है तो वो लेस कर देते हैं, फिर हमें ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाता है। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, बैलेंस शीट को अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हमारा पार्टनरशिप वाला जो सेक्शन है उसमें अलग तरह की बैलेंस शीट है और कंपनीज वाले सेक्शन में अलग तरह की बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, हाँ, सबसे पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज और उसके अंदर ठीक है, नीचे वाला पार्ट एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला हेड, उसमें आता है सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स। उसके अंदर कुछ 2-3 आइटम्स आते हैं। हाँ आते हैं, क्या क्या? शेयर कैपिटल, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स और रिजर्व एंड सरप्लस। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, कोई सवाल? हाँ सर, मैं तो बस यही है कि एक बात बताओ कि अगर मान लो हमारे जो शेयर्स हैं वो अनरीशूड रह गए तो अनइशूड रह गया, अनरीशूड मतलब जैसे अपन ने रीइशू कर दिए तो रीइशू शेयर कहाँ जाते हैं? जो उससे पैसा आ जाता है शेयर कैपिटल में चल जाता है उसका पैसा। ठीक है, मतलब जो रीइशूड हो जाते हैं उसका बेसिकली मतलब जो पैसा है वो हमारे पास कैपिटल रिजर्व में चला जाता है अगर बैलेंस हमारे पास बचता है तो। हाँ, वो तो जो डिस्काउंट होता है वो माइनस करके वो बाकी पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब मान लीजिए जो शेयर अनरीइशूड रह गए है ना, तो उनका भी तो फोरफिट आपने कर ही लिए, तो उसका जो फॉरफिट ही रहेगा उसका, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। अच्छा ठीक है। और जैसे अपन आपने देखा है कि अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी इनकम आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी इनकम आती है? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वाली। ठीक है, ठीक है, पार्टली ट्रू, बट एक बड़ी जनरल सी इनकम है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, बड़ी जनरल सी इनकम, जैसे और वो इनकम कई बार एक्सपेंस भी होती है हमारे लिए। चलो कोई नहीं। अच्छा, ऐसी कोई कंपनी है, मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पर कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी होते हैं किसी के लिए और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के लिए ऑपरेटिंग होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, पर जो बाकी नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। Correct. गुड गुड, ठीक सर। आप अच्छा, एक ऐसी एक्टिविटी बताओ, 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होगी। डिविडेंड पेड। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी बार आपने बनाई है? बनाए तो बहुत बार है। मतलब जो सभी के लिए कॉमन खर्चे होते हैं बेसिकली। वेजेस एंड सैलरीज पेड। दैट्स द राइट आंसर। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज जो है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, चाहे वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। सर, एंड सर जो इन्होंने डिविडेंड पेड बताया वो एक्चुअली चाहे किसी प्रकार की एंटरप्राइज हो उन सभी के लिए फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, यस, ये बिल्कुल सही सर ने बात छेड़ दी, और आपके गलत आंसर पे ये सीखने को मिल जाएगा बच्चों को भी कि डिविडेंड पेड एक ऐसा एग्जांपल है जो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, 3 किताबें अपने पास, तीनों में से क्या बेस्ट लगती है आपको? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बढ़िया लगती है, सही है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है। सपोज मैं और आप पार्टनर्स हैं, सर को हम अपनी फर्म में एडमिट करना चाह रहे हैं बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला सकते, तो फिर कैसे ट्रीट करेंगे हम सर को? फिर हम इनके करंट अकाउंट से ले लेंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके रेशो में उन्हें बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। पर सेक्रीफाइस सिर्फ आपने करा, मैंने तो कहा कि मैं तो उल्टा गेन करूंगा जी। तो फिर हम आपसे भी ले लेंगे, आपको डेबिट कर देंगे। शाबाश, अब कंप्लीट जर्नल एंट्री बताओ। सर का जो भी नाम है, सर करंट अकाउंट डेबिट, हाँ,
अगर ये वलसर भी गेन करें तो इनका अकाउंट भी डेबिट, इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट मेरा अकाउंट होगा क्योंकि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो बेसिकली एंट्री बनी इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट व्हाटएवर द केस। फिक्स्ड कैपिटल होंगे तो फिर करंट। हाँ या सही है सर, बच्चे की नॉलेज ठीक है, मतलब और गो थ्रू करो भाई, है ना, और चीजें पढ़ते रहो क्योंकि एनुअल एग्जाम में भी आपका बैठना बाकी है ना। और कभी भी लाइफ में जिन भी टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट फाइल बनाओ वो सारे टॉपिक्स तो बेटा आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल एग्जाम्स। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे हिमांक गोयल जिनका हमने अभी मॉक वाइवा लिया। हाँ जी सर फाइनली बच्चों को कुछ एक दो टिप्स और दे देते हैं क्योंकि ये जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं इनका अभी वाइवा होना बाकी है। सर एक टिप मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि भाई तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, ठीक है, एग्जामिनर जो है ना वो तुम्हारे जैसे 2000 को चला चुका है, ठीक है, तो तुम ये मत सोचना कि मैं फाइल जैसे मर्जी टीप टाप के फाइल बना लूंगा और वाइवा देने पहुंच जाऊंगा, तो ऐसे मत करना। जिस डेडिकेटेड टॉपिक पे आप अपनी फाइल बनाओ उसकी मुझे लगता है थॉरो रीडिंग आपको करनी चाहिए। अब जैसे अकाउंटिंग रेशियोज पे आप फाइल बना रहे हो तो भाई सारे रेशियोज के सारे फॉर्मुलाज आपको याद क्यों नहीं है, आइडियल रेशियोज याद क्यों नहीं है ना, बेसिक डेफिनेशंस आपको याद क्यों नहीं है। और क्योंकि आपकी जो फाइल है मुझे लगता है सर पार्टनरशिप वगैरह पे तो बेस्ड नहीं होती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड ज्यादा होती है फाइल, तो उस वाली किताब को बहुत अच्छे से पक्का करना है वाइवा के लिए और ऑफ कोर्स फाइनल एग्जाम के लिए तो सब कुछ ही पढ़ना है आपको। सर मैं तो ये कहूँगा कि देखो एक दो क्वेश्चंस और होते हैं जो कि काफ़ी मतलब पूछे जाते हैं, जैसे कि जो आइडियल रेशियो है अगर हम उसको बढ़ा दें तो क्या होगा, घटा दें तो क्या होगा। फिर जिस भी टॉपिक पे आप फाइल बना रहे हो सर ने बता ही दिया कि उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं कई स्कूल में ऐसे भी देखता हूँ कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई अगर आपको दे दिया गया प्रोजेक्ट तो हो सकता है वो उससे रिलेटेड भी पूछें, शेयर से रिलेटेड पूछें। और जब भी आप बैठो तो स्माइल के साथ बैठो और थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप साफ साफ कह दो कि सर मुझे ये नहीं बनता, सॉरी सर, तो फिर वो आपसे नेक्स्ट पूछ लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एंजॉय करना, जो मैंने पहले ही बताया, उस प्रोसेस को एंजॉय करना। थोड़े बहुत और टॉपिक्स होते हैं जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि अगर किसने पूछ लिया भाई हम क्यों डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं या गुडविल को क्यों प्लस करते हैं या फिर हम क्यों प्रॉफिट ऑन सेल माइनस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है या नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन है। जैसे नॉर्मली डेप्रिसिएशन में पूछा जाता है कि भाई डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हो रहा है, तो लोग बोलते हैं क्योंकि सर वो नॉन ऑपरेटिंग। नहीं 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 नहीं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है ना, और हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ जो है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, प्रॉफिट है। तो ये छोटी छोटी बारीकी आपको पता, बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पता होने चाहिए सर, बेसिक हाँ स्टेटमेंट आप किस एएस के हाँ AS3 अगर पता होगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसमें जैसे और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं छोटे छोटे जो आपको ध्यान रखने की, इन्वेस्टिंग में क्या इनकम के होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ से पैसा रिसीव्ड होगा, डिविडेंड रिसीव्ड होगा, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनकम का पार्ट करते हैं प्ले। तो सर एक काम करते हैं ना, हाँ जी सर, बच्चों आप जिस YouTube चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो उस हमारे 3 YouTube चैनल से फिलहाल कॉमर्स के, कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th एंड पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12th, तो इस पे आपको हम लोगों की बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो आप उन वीडियोस को विजिट करो, आपको सर की वीडियो दिख जाएगी ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक पे, है ना, आप उसको विजिट करो, उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लग जाएंगी। तो वाइवा से एक दिन पहले उन वीडियोस को देखो और मस्ती करो। और सर मैं तो ये भी कहूँगा कि एक प्रपोज डिविडेंड पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स पर बनते हैं, तो ये भी आपको जरूर करके जाना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या होता है 11th के बाद बच्चा भूल जाता है, उस पर बनते हैं, तो उसको भी आपको देख के जाना चाहिए। सो प्रैक्टिकल से बड़ी थियरी कुछ नहीं है और थियरी से बड़ा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, तो उसी वक्त आपको एक क्लिक होना चाहिए कि मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके अंदर क्यूरियोसिटी अपने आप ही होनी चाहिए, नेचुरली होनी चाहिए, है ना। और अगर कुछ थियरी पढ़ रहे हो तो उसके साथ उसका प्रैक्टिकल आपको लिंक आपको करना चाहिए। हाँ जी सर, है ना, बिल्कुल सही है। और बाकी तो बस यही है कि डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, मतलब ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल, और ROI वाला आपको याद होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आजकल सब शार्क टैंक में ये सब ROI पूछते हैं, तो हो सकता है पूछ लें। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। yes, that's it from my side. Thank you so much. God bless you. Take care. Bye. Jai Hind.